वेलकम बैक बच्चों हमने अपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता क्या है, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। फिर हम लोगों ने इसका थर्मोडायनेमिकली डेरिवेशन किया था कि उसको हम ड्राइव कैसे करते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ होगी सोल्यूट की दो इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर उसकी जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट। उसके बाद हमारे पास आता है मॉडिफिकेशन ऑफ नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। यहाँ पे हमारे पास आज का टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसको डायरेक्ट ऐसा ही बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ व्हेन सोल्यूट अंडरगो ए चेंज इन मोलिकुलर स्टेट, चेंज इन मोलिकुलर स्टेट। ये ऐसा हो गया कि हमारे पास जो मोलिकुलर स्टेट होगी सॉल्वेंट की, अगर वो चेंज हो जाती है तो जब उस टाइम पे जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ उसको हम बोल देते हैं मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो सबसे पहले हमारे पास तीन केस हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम निकालते हैं व्हेन सोल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन इन वन ऑफ द सोल्वेंट, इन वन ऑफ अंडरगो डिसोसिएशन वन ऑफ द सोल्वेंट, कि अगर वो डिसोसिएट हो जाए एक सोल्वेंट के अंदर तो उस टाइम पे हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए। तो देखो क्या लिखा हम लोगों ने ये इस स्टेप ऐसे लिया कि हमारे पास दो सोल्वेंट्स थे, मान लिया दिस इज सोल्वेंट एक्स एंड दिस इज सोल्वेंट वाई, इक्विलिब्रियम पे थे। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन थी मेरे पास, मान लिया कि सोल्यूट को मैंने यहाँ पे इसको एक्स वाई से जगह से हम इसको ए और बी लिख देते हैं, सोल्वेंट ए सोल्वेंट बी। अब जो मेरा सोल्यूट है वो एक्स है, दिस इज सोल्यूट। तो यहां पर जो सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन होगी एक्स की, दिस इज इक्वल्स टू C1। x1 के अंदर जो x है सोल्यूट है, सोल्यूट क्या था, x था, तो इसकी जो कंसंट्रेशन आएगी ए में वो कितनी है, C1। लेकिन यहां पर जो x है ये क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट का मतलब हो गया कि ये टूट जाएगा, किसके अंदर, x था, तो ये अगर मैंने x को रिप्रेजेंट किया हुआ है और यहाँ पे जो इसकी कंसंट्रेशन है, टोटल कंसंट्रेशन हमने बोल दिया दिस इज इक्वल्स टू C2 कंसंट्रेशन थी। अगर ये टूटेगा, अगर मैंने बोल दिया ये C+D में टूट गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस तरीके से। तो यहां पर ये दो इक्विलिब्रियम, यहां पर ये अपने आप ने क्या किया, x था जो सोल्यूट, इसकी कंसंट्रेशन A1 में C1 थी, इस B के अंदर टोटल कंसंट्रेशन हो गई C2। ये हमारे पास दो इमिसिबल लिक्विड्स है A और B। सेकेंडली क्या बोला कि B में अगर हमने बोले कि ये क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, कि डिसोसिएट हो गया, अगर डिसोसिएट हो गया तो X ने क्या दिया, COD दिया। तो अब यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, कंसंट्रेशन, क्योंकि हम बोलते हैं इसके अंदर C1 अपॉन जो रेशियो होता है C2 का वो कांस्टेंट होता है। तो अब क्या रेशियो आएगी, देखो इसको समझने से पहले एक एग्जांपल करते हैं बच्चे। देखो इस तरीके से समझते हैं इसको कि अगर हमारे पास मान लिया कि C2 के अंदर टोटल जो मॉलिक्यूल्स है, C2 के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स है, कितने थे, 100 मॉलिक्यूल्स थे। कितने मॉलिक्यूल्स थे, 100 मॉलिक्यूल्स थे। अब ये 100 मॉलिक्यूल्स थे यहां पर, और यहां पे C1 थे, हमें मालूम नहीं, C1 10 50 20 मान लेते 20 मॉलिक्यूल्स थे। अगर यहां पे टोटल के जो मॉलिक्यूल थे वो कितने, 100 मॉलिक्यूल्स। अब इस 100 के अंदर से जो x था ये डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, C+D में। और मान लिया कि यहाँ पे इसके 10% मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, 10% मॉलिक्यूल, 10% मॉलिक्यूल क्या हो गए, 10%। अल्फा बोल दिया, अगर हम बोलते हैं अल्फा, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया, हमने बोल दिया 10%, कि 10% मॉलिक्यूल टूट गए। 10 का मतलब होता है 10 मॉलिक्यूल टूट गए। तो अगर 10 टूट गए तो यहां पर कितने बचेंगे, हम वो कैसे निकालते हैं। अगर मैंने बोला कि जो टोटल C2 की वैल्यू कंसंट्रेशन है वो 100 मॉलिक्यूल्स थे, यहां पे वो टूट गए, 10 टूट गए। अब वो क्या हुआ, तो देखो यहां से हम कैसे निकालते हैं बच्चे, कि ये डिसोसिएशन निकालते हैं, हम इसको निकालते हैं ऐसा बोलते हैं कि कंसंट्रेशन C2 है और 10% डिसोसिएट हो गए, तो जो यहां पे जो अनडिसोसिएटेड बचेंगे, यहां पे अनडिसोसिएटेड वो कितने बचेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा इंटू C2। किस लिए बच्चे, देखो 10% 1 में से क्यों माइनस किया, क्योंकि ये 1 था। ये ऐसा किस लिए लिखते हैं हम लोग, क्योंकि जब ये यहां से अगर हम नॉर्मल बोलते हैं कि 100 थे मॉलिक्यूल टोटल, 100 में से 10 टूट गए तो कितने बचेंगे, 90। अरे 90 तो बचेंगे यहां पर। तो अब हम इसको फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो ये क्या हो गया,
1 माइनस अल्फा C2, क्योंकि अगर 1 लेता तो पहले 0 0 थे, फिर 1 के अंदर से कुछ 10% टूट गए, तो यहां पे क्या हो गया, मैं लिख सकता हूं C2 माइनस C2 अल्फा। क्यों, C2 कितने थे 100 माइनस C2 कितने, C2 में से कितने टूट गए, अरे जितने टूट गए वही माइनस करना होता है, कितने टूटे 10%, तो 10% किसका है, अरे 100 का ही तो है, क्योंकि 100 है, यहाँ पे 500 भी हो सकता था, ये 100 इंटू 10% परसेंटेज निकालते थे, डिवाइडेड बाई क्या करते हैं 100, तो 100 से 100 माइनस 10 कितने हो गए 90, तो सेम ही आ गया। तो यहाँ पर जब हम निकालते हैं फॉर्मूले के अंदर बच्चे, जब यहाँ पे हम निकालते हैं कि अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो यहाँ पे जो बचेंगे 1 माइनस अल्फा C2 कर देते हैं, और यहां पर क्या आएगा C2 अल्फा, दिस इज C2 अल्फा। क्यों, जब 10 टूट गए हैं मेरे पास, क्या हुआ, अगर NaCl था, NaCl ये एक मोलिक्यूल है, जब टूटेगा तो एक Na पॉजिटिव देगा, एक Cl नेगेटिव देगा। अगर ये 10 मोलिक्यूल होते हैं, मान लेता कि ये 10 थे, यहां पर इनिशियली कितने होते, 10 होते, तो यहां पर ऐसा नहीं कि 5 Na मिलेंगे 5 Cl, अरे 10 C मेरे को Na पॉजिटिव मिलते, 10 C क्या मिलते, Cl नेगेटिव मिलते। तो ओवरऑल जब डिसोसिएट हुआ तो ये तो कितना बचा 1 माइनस अल्फा C2 या C2 माइनस C2 अल्फा, अल्फा कॉमन ले लेते हैं, इस तरीके से निकालते बच्चे ऑलवेज माइनस, और ये कितना बचता है, ये बचता है C2 अल्फा, ये भी क्या है C2 अल्फा, क्योंकि अल्फा कितना टूटा था 10%, इनटू में क्या कंसंट्रेशन से, उस कंसंट्रेशन से, तो 100 इंटू 10/100 करेंगे तो 10 ही आएगा, 10 ये सेम ही तो होता है, ये सेम 10 आना था। तो यहां पर अब हम लिखते हैं सेम ही चीज, ये समझने के लिए लिखा था हम लोगों ने, आप 500 लेके करते तो 500 से भी सेम ही होता, 500 में से आप बोलते कि 10% टूट गए, तो कितने टूट गए 50, तो यहां पर कितना बचना था 450 बचना था, तो ये 1 माइनस अल्फा C2 करोगे तो ये यहाँ पे वही 450 आंसर आएगा, और यहाँ पर 50-50 मिलेंगे, क्योंकि जब एक टूटेगा तो एक Na देगा, एक Cl, 10 टूटेंगे तो इतना, अगर 50 NaCl टूटेंगे तो 50 और 50 मिलेगा, तो सेम ये फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ A and B are two immiscible liquids and C1 and C2 be the concentration of solute in both solvent at equilibrium and let alpha be the degree of dissociation of solute in solvent B, कि B सोलवेंट में अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं देयरफॉर टू इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट। ए कौन सा, पहले ए इक्विलिब्रियम कौन सा रहेगा, कि ये वाला, कि यहां पर A और B के अंदर मेरे पास C1 और C2 के अंदर ये इक्विलिब्रियम है, मेरे पास X और X ही है यहाँ पे, लेकिन इसकी जो कंसंट्रेशन वो कितनी है C1, नीचे वाले में जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है C2, तो मैं लिख सकता हूं X किसमें, फेज 1 में इक्विलिब्रियम है, X किसमें, फेज 2 यानी सोलवेंट 2, इसको मैं फेज 1 बोल दिया, अभी सोलवेंट एल बोला, या इसको क्या बोल दिया फेज 1 बोल दूं मैं, और इसको मैंने बोल दिया फेज 2 या सोलवेंट 2, तो फेज 1 या क्या लिख दिया फेज 2, ये एक इक्विलिब्रियम था। यहां पे कंसंट्रेशन C1 है, यहां पे कंसंट्रेशन कितनी थी C2 थी मेरे पास नॉर्मल टोटल शुरू में इनिशियली, लेकिन अब बाद में ये C2 नहीं बची, अगर दूसरा इक्विलिब्रियम लूंगा तो मैं क्या लूंगा, ये X किसमें C प्लस D, तो यहां पर क्या बचेगा मेरे पास X या फेज 2 के अंदर, ये सारा का सारा किसमें है, इन फेज 2, तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, तो मैं लिखूंगा यहां पे 1 माइनस अल्फा C2, दिस इज C अल्फा इंटू C अल्फा, ये क्या हो गया नंबर ऑफ, अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ, क्या लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन फेज 1 कितना हो गया, दिस इज C1। अब यहां से हम क्या लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन फेज 2,
ये कौन सा हो गया, अनडिसोसिएटेड, क्योंकि कंसंट्रेशन के बाकी तो टूट गया, तो बचेगा कितना मेरे पास, अरे ये तो टूट चुका है, तो मेरे पास कितना बच रहा है 90%, अगर 10% टूटा था या अल्फा टूट गया तो कितना बचेगा 1 माइनस अल्फा C2, तो यही तो कंसंट्रेशन है, पहले C2 थी, लेकिन जब वो टूट गया अल्फा तो मेरे पास क्या बचेगा, ये कंसंट्रेशन है। तो मैं लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन फेज 2, या ये कौन सी, अनडिसोसिएटेड, दिस इज इक्वल्स टू क्या है 1 माइनस अल्फा C2 व्हेन अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ब्रैकेट में ऐसा लिख देंगे बच्चे ये। अब हम लगा देंगे कि क्या, अप्लाइंग नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो ये तो समझने के लिए लिखा था हम लोगों ने, तो अब हम यहां पे लिखेंगे अप्लाइंग नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ टू इक्विलिब्रियम 1 या इक्विलिब्रियम ए पे लगा देंगे, तो ये क्या बोलता है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन फेज 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन फेज 2, दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को मैं नाम बोल सकता हूं, दिस इज के, अगर कांस्टेंट को नाम बोलना चाहे तो के बोल दिया। तो कंसंट्रेशन ये क्या है हमारे पास, अगर इस पे हमने अप्लाई किया तो C1 इसमें कितनी है, C1 डिवाइडेड बाय सोल्यूट इन फेज 2 के अंदर कितनी है, अब ये 1 माइनस अल्फा C2, दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के, इसको के से रिप्रेजेंट करो या 1 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चे। अगर आप बोलोगे कि नहीं ये इसके अंदर जो C1 था ये भी टूट गया और यहाँ पे बीटा डिसोसिएशन है, तो यहाँ पे जो बचेगी कंसंट्रेशन एक्चुअली वो क्या बचेगी, इक्विलिब्रियम आने पे, क्योंकि अब जो इक्विलिब्रियम है इसके और इसके बीच में है, क्योंकि बाकी तो ओरिजिनल तो C2 बचा ही नहीं, क्योंकि अब जो कंसंट्रेशन है वो 1 माइनस अल्फा C2 है, तो यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन C1 थी और यहाँ पे जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो ये है, अब ये नहीं है, ये इनिशियल थी टूटने से पहले इतना, लेकिन वो टूट गया तो इतनी नहीं बचेगी, उसमें से कम बचेगा। तो यहाँ पे अगर हम बोल देते इफ या बीटा या अल्फा, इफ solute undergo dissociation in both solvent, dissociation in both solvent, अगर both solvent में चला जाए और अगर मैं बोल दिया कि let अल्फा बी, क्योंकि अल्फा अलग अलग हो सकता है, यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 50 हो सकता है, यहाँ पे 20 या 60 हो सकता है, या अब बोलो अल्फा, लेट अल्फा और बीटा बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन सोलवेंट ए इन फेज 1 या सोलवेंट ए। तो अब जो फॉर्मूला ये चेंज हो जाएगा क्या, अब इसमें लिखोगे 1 माइनस अल्फा, या आप इसकी जगह क्या लिख सकते थे, बीटा डिवाइड नहीं है, ये 1 माइनस अल्फा इंटू C1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू C2, दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के, या इस अल्फा की जगह आप यूज कर सकते थे क्या, 1 माइनस बीटा C1 1 माइनस अल्फा C2 इक्वल्स टू के। तो ये अलग अलग नहीं है, डिपेंड करेगा आप अल्फा लिख रहे हो या बीटा लिख रहे हो। तो ये हमारे पास आ गया कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन फेज 1 और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन फेज 2, दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये हमारे पास है मॉडिफाइड नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ व्हेन सोल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन इन वन ऑफ द सोलवेंट बच्चे। तो यहां से ये आपने लिखना पड़ेगा, अगर ये हो गया तो यहां पे लिखना पड़ेगा, तो ये सेम अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल इस तरीके से है, तो ये C2 अल्फा, इसको जब लिखेंगे C2 अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू C2 अल्फा। ये था हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड आता है वो आता है कि जब हमारा जो सोल्यूट है वो क्या हो जाए, एसोसिएशन हो जाए इन वन ऑफ द सोलवेंट, अगर वो एसोसिएट हो जाएगा तो क्या होगा, देखो जो सेकंड पार्ट है बच्चे हमारे पास क्या लिखेंगे, व्हेन सोल्यूट अंडरगो एसोसिएशन इन वन सोलवेंट, कि अगर वो एक सोलवेंट में एसोसिएट हो जाता है तो क्या फॉर्मूला बनेगा उसकी कंसंट्रेशन का। तो पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको ये फॉर्मूले के अंदर पता चले। क्या, देखो इधर ही लिख देते हैं पहले कि हम लोगों ने माना कि ये कंटेनर था, इसके अंदर दो सोलवेंट है, ये इसको हमने बोल दिया फेज 1 और ये क्या होगी फेज 2, यानी कि इसमें सोलवेंट ए और इसमें बी। जो अब हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे आएगी, यहाँ पे सोलवेंट एक्स ही था, इसकी कंसंट्रेशन है C1, यहां पर इसकी कंसंट्रेशन है C2, लेकिन यहां पर X था। देखो अब एक एग्जांपल से कैसे समझते हैं कि मान लिया कि हम लोगों ने कि जो C2 थे यहां पे 100 मोलिक्यूल्स थे, कितने थे 100 मोलिक्यूल्स, C2 कंसंट्रेशन थी 1 लीटर में, ये हमारे पास है।
100 मॉलिक्यूल्स थे। यहां पे C1 बोल दिया कि 10 थे तो 10 ही मान लिया। लेकिन क्या हुआ बच्चे कि इस 100 के अंदर से मैंने बोला कि 50% मॉलिक्यूल, या हम बोल सकते हैं यहां पे कि यहां पर अल्फा बी द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। लेट पूरा लिखेंगे तो यहां पे लिख सकता हूं लेट अभी अल्फा की वैल्यू बोल दी 20%, लेट अल्फा 20%, अल्फा बी डिग्री ऑफ एसोसिएशन कि 20% मोलिक्यूल एसोसिएट हो गए। देखो 20% मोलिक्यूल एसोसिएट होने का मतलब क्या है, और दो मोलिक्यूल ने मिलकर एक मोलिक्यूल बनाया, दो मोलिक्यूल ने बनके क्या बनाया, एक मोलिक्यूल बनाया। अभी एसोसिएट का मतलब क्या होता है, अगर इसमें मान लिया कि x था, यहां पर भी x था, लेकिन ये x टोटल कितने थे, 100 थे। तो देखो बच्चे ध्यान से देखना, ये x कितने थे, पहले 100 मोलिक्यूल थे, पहले इनिशियली कितने थे x, ये 100 थे। पहले कोई जो हमारे पास अगर मैं बनाता हूं तो यहां पे जो xn का मतलब क्या हुआ कि दो मोलिक्यूल मिलके बनाना था, कि यहां पे n मोलिक्यूल थे, यहां पे 100 मोलिक्यूल थे, ये 100 थे। यहां पे तो पहले जब कुछ एक भी बना ही नहीं तो ये कितना होगा, 0। लेकिन अब बोला कि इसके दो मोलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं और एक मोलिक्यूल बना लेते हैं, तो उसको मैं क्या से लिखता, जैसे 2x कंबाइन होके क्या बनाएगा, x2। अरे दो मोलिक्यूल एक बना लिया। अब हुआ क्या, देखो इसका 20% मोलिक्यूल जुड़ गए, 20% मोलिक्यूल जुड़ गए तो यहां पे कितने बचेंगे, 80% मोलिक्यूल। तो 20 तो जुड़े हैं ना, 20% जुड़े हैं, तो 100 मोलिक्यूल थे तो 20% कितना हो गया इसका, 20। तो यहां पर कितने बचेंगे, 80% मोलिक्यूल, यानी कि 80 मोलिक्यूल बचेंगे। बाकी क्या हो गए, जुड़ गए। जुड़ के कितने, अब वो डिपेंड करेगा कि दो मोलिक्यूल जुड़ रहे हैं कितने, या 3 मोलिक्यूल जुड़ रहे हैं। अगर मैं बोल देता कि 4 मोलिक्यूल जुड़कर, 4 मोलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर एक मोलिक्यूल बना रहे हैं, एक मोलिक्यूल, तो यहां से 4x कंबाइन होकर क्या बनाते, x4। ऐसा यहां पर क्या हो रहा है कि 2x कंबाइन होके क्या बना रहे हैं बच्चे, इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिखाता, तो मेरे पास क्या हो रहा है, ये x2 के अंदर। तो ओवरऑल हमें ये वैल्यू लिखनी कि यहां पर क्या लिखूं और यहां पर क्या लिखूं। तो यहां पे जब 20 जुड़ गए तो बचे कितने, 80। तो अब यहां पे 20 नहीं मिलेंगे, यहां पे हमें 20 नहीं मिलेंगे क्योंकि 20 तो जुड़ गए, 20 ने ये प्रोडक्ट बनाया, लेकिन 20 में कितने, दो मोलिक्यूल बन के एक बना रहा है। इसका मतलब क्या था, इसको मैं जो मोलिक्यूल मिलेंगे मेरे पास यहां पर, कि अब ये रिएक्शन तो हमने ऐसे दिखा दी, अब इसके अंदर से 20 एसोसिएट हो गए तो बचेंगे कितने, यहां पे जो लेफ्ट बचेगा वो कितना आएगा, 100 माइनस 20, तो कितना आएगा लेफ्ट, अनडिसोसिएटेड, यानी कि ये अनएसोसिएटेड मोलिक्यूल बच गए, अनएसोसिएटेड जो जुड़े नहीं है। तो यहां पर कितने जुड़ गए, 20 एसोसिएट हो गए, लेकिन ये प्रोडक्ट में 20 नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये Ln की वैल्यू है कि दो मोलिक्यूल जुड़ के एक मोलिक्यूल बनाए, तो 20/2 का मतलब क्या है, 10 मोलिक्यूल्स ही नजर आएंगे यहां पर। तो जब मैं प्रोडक्ट लिखूंगा तो यहां पर 80 मिलेंगे और आगे इधर 10, क्योंकि इस 10 के अंदर एक्चुअली 20 मोलिक्यूल है, क्योंकि ये दो कंबाइन कर रहा है। अगर ऐसा होता तो अगर 20% ही एसोसिएट होते बच्चे, तो ओवरऑल यहां पे कितने लेफ्ट होते, यहां पे 80% लेफ्ट, 80 मोलिक्यूल लेफ्ट हो जाते, 80 मोलिक्यूल लेफ्ट। लेकिन जब ये रिएक्शन ऐसे दिखाऊंगा तो यहां पर 80 नहीं, यहां पे कितना है, 20 नहीं मिलेंगे, क्योंकि 20 तो टोटल जुड़ गए, 20% एसोसिएट हुए, लेकिन कितने मोलिक्यूल जुड़कर एक मोलिक्यूल बना रहे, 4। तो इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, कितने होंगे, 5 मोलिक्यूल, यानी कि जो उस टाइम पे मेरे को ये 20/4 करूंगा तो कितने होंगे, 5। तो यहां पे 80 मोलिक्यूल बचेंगे और यहां पर कितने मोलिक्यूल बचेंगे, 5 मोलिक्यूल बनेंगे। तो आगे क्या बनेंगे, 5 मोलिक्यूल्स, किसके, x4 के। ये चीज समझने की है, ये तो हमने एक मैथ के रिस्पेक्ट में किया कि अब मैं अल्फा, या मैं उसको मैथमेटिकल टर्म में लिखूं 1 माइनस अल्फा C2 तो हम किस तरीके से लिखेंगे। तो बच्चे इसी को हम देखो क्या लिख सकते हैं कि यहां पर जो मोलिक्यूल बनेंगे उनको मैं लिख सकता हूं क्या, देखो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, कंसंट्रेशन कितनी थी, C2, कंसंट्रेशन कितनी थी, C2 इंटू अल्फा, क्या डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई n। ये क्या, कितने मोलिक्यूल जुड़ के बना रहे हैं, क्योंकि यहां पर कितना आया था, देखो 10 मोलिक्यूल। अगर मैं इसी फॉर्मूले में लगा देता भाई 2 मोलिक्यूल, n की वैल्यू 2 हो गई, देखो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। C2 कितना है, 100 थे इनिशियली, 100। अल्फा कितना है, 20%, इंटू 20% को ऐसे करेंगे तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100।
और यहां पर इसके डिवाइडेड बाई क्या था, अरे 20/100 करो तो 100 तो नीचे ही आएगा ना, इस तरीके से होता है 20/100 डिवाइडेड बाई क्या, n की वैल्यू 2, तो 100 नीचे आ जाएगा। अगर ये 100 नीचे आ गया तो क्या बनेगा 2 × 100, तो 100 से 100 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अरे तो 10 ही तो मॉलिक्यूल बन गया। इसका मतलब अब इसको मैं लिखा दूंगा, दिखाऊंगा कैसे, इसको मैं लिख सकता हूं कि जो कंसंट्रेशन आएगी कि अगर ये n मॉलिक्यूल कंबाइन होके xn बना देते हैं, वो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल कुछ भी हो गया, तो यहां पर जो मिलेगा, या यहां पे दिखा देता हूं, जो nx कंबाइन होके xn बना रहे हैं बच्चे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दिस इज इक्वल्स टू C2 अल्फा, क्योंकि अल्फा जुड़ रहे हैं, इंटू C2 डिवाइडेड बाई n, उतने ही तो मॉलिक्यूल मिलेंगे। इसमें देख लेते हैं ये वाला, क्यों, अगर 20% ही टूटे थे, यहां पे 20% टूटे थे, एसोसिएट हो गए थे, तो मेरे पास क्या हुआ, ये फॉर्मूला क्या बनाया था हम लोगों ने, ये फॉर्मूला बनाया, किसकी कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, C2 अल्फा इंटू n, करके देख लेते हैं। इसमें C2 कितना था 100 इंटू अल्फा कितना है 20, तो 20/100 इंटू क्या n की वैल्यू कितनी, 4 मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, तो n की वैल्यू 4 है तो 4, जब मैं 100 से 100 तो 4, अरे 5 मॉलिक्यूल, तो 5 ही तो बचेंगे। ओवरऑल सम तो मेरे पास बच्चे वो 100 के इक्वल ही आएगा, क्योंकि 80 इधर है, जब 20 थे तो 10 इधर आ गए, 10 में 20 है तो 80 और 20 100 ही हो जाएंगे। अगर ये 4 मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे तो इसके 5 मिलेंगे, क्योंकि उस 5 में एक में 4 थे तो 20 वहां पर, 80 यहां पर, टोटल 100 ही हो जाएगा। तो यहां से क्या बचेगा, तो यहां से लिखते हैं 1 माइनस अल्फा C2, जो इसकी कंसंट्रेशन होगी बच्चे हमारे पास। अब इसको निकाल के देखते हैं कि 80% आ रहा है नहीं आ रहा, या इसमें n से डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, वो तो मैथमेटिकल हम लोगों ने किया है बच्चे यहाँ पर, कि जो हमारे पास बचेगा वो इतना ही बचेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या क्या, ये फॉर्मूले से निकालते हैं, 20% डिसोसिएट किया था, तो 1 माइनस अल्फा कितना था, अल्फा इंटू C2, या इसको C2 माइनस C2 अल्फा कुछ भी कर लो, सेम ही आएगा, क्योंकि 1 माइनस अल्फा 20/100 इंटू 100, तो 100 इधर आ गया, माइनस 20, यानी कि ये क्या हो गया 80/100 इंटू 100, तो ये कट के, अरे 80 तो बच गए थे, 80 बचे थे। दूसरे में जो 4 मॉलिक्यूल कंबाइन थे तब भी 80 मॉलिक्यूल ही बच रहे थे, क्योंकि 20 तो टूट रहे थे। अब यहाँ पर अगर 20, इसमें भी सेम ही है, इसमें भी सेम ही है, ठीक, कितने ही मॉलिक्यूल कंबाइन हो, डिफरेंस केवल यहाँ पे उसके नंबर में आ जाएगा बच्चे। तो ये समझने का कि हमारे पास ये 1 माइनस अल्फा C2 क्यों लिखते हैं, एक्चुअली ये क्या है, C2 माइनस C2 अल्फा, ये अनडिसोसिएटेड या अनएसोसिएटेड मॉलिक्यूल रहेंगे, कि जो टूट नहीं रहे हैं या जुड़ नहीं रहे हैं, और अगर वो टूटते तो हमने लिखा था C2 अल्फा पिछले वाले केस में, अगर वो जुड़ते तो जुड़ने वाले को नीचे डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि उतने ही नंबर से वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखो इसको थोड़ा सा ये 100 की जगह एक दूसरे एग्जाम्पल से और इजीली कर देते हैं कि मेरे पास क्या आना था बच्चे। देखो अगर हम लोगों ने इसको ड्राइव तो कर ही लेंगे हम लोग इजीली, मान लिया कि यहाँ पे 30 मॉलिक्यूल थे, सॉरी 300 मॉलिक्यूल से, 300 मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर से टोटल C2 था 300 मॉलिक्यूल। अब हमने बोला बच्चे जो ये इक्विलिब्रियम था, यहाँ पे x की वैल्यू थी, ये ऐसा था, यहाँ पे ये C1 था, यहाँ पे कंसंट्रेशन इसकी C2 बोल दी थी। तो इसके अंदर से 3 मॉलिक्यूल कंबाइन होके आपस में, इसको थोड़ा ऐसे नीचे लिखते हैं ऐसा, तो यहाँ पे ये x था, ये दूसरा, ये x3 बना रहे हैं 3 मॉलिक्यूल मिलके, ऐसा कि इस सॉल्वेंट के अंदर इसकी कंसंट्रेशन C2 है, और इसमें जो डिसोसिएशन या एसोसिएशन है वो कितना है, 50% है। कितना है, 50% एसोसिएशन, या 40, या हम लिख सकते हैं 20% लिख देते हैं। देखो 20% एसोसिएशन है, तो देखो C2 था, इसका 20% एसोसिएट हो गया। 300 का 10% होता है 30, 20 होता है 60, इसका मतलब 60 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चले गए, जुड़ गए, 60 मॉलिक्यूल जुड़ गए, तो बचेंगे कितना, तो यहां से हम जो लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, 300 माइनस 20%, 20 का मतलब इसके 60 मॉलिक्यूल चले गए, दिस इज इक्वल्स टू 60 मॉलिक्यूल्स, तो 300 माइनस 60 कितना हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 240 मॉलिक्यूल। अरे यही तो बचेगा 240, जब हमने बोल दिया कि 60 उसमें से 20% प्रोडक्ट बन गया, तो ये 240 बच गए। अब यहां पर कितने मिलेंगे, यहां पे 60
जुड़े थे उसके अंदर से टोटल 60 मॉलिक्यूल, 300 में से 60, तो यहाँ पे 60 नहीं मिलेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल से अब वो एक बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना 20 आएगा। अब 20 देखो 240 इधर है, 20 इधर, लेकिन एक में, इस 20 के अंदर एक में 3 है, तो 20 में कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, तो 240 और यहाँ पे 60, ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये 300 ही हो जाएगा। अगर इसी को फॉर्मूले से करते तो क्या करते, 1 माइनस अल्फा C2, देखो 1 माइनस अल्फा कितना था, अब 20% बोला था, 20 बाई 100, तो 80 यहां से क्या हो गया, इंटू C2 कितना है, 300 था मेरे पास। तो अब यहां से देखो 100 यहां पे -20, तो ये क्या हो गया, 80 बाई 100 इंटू 300, तो 300 से ये 3 कटेगा, तो 8 या 24, तो 240 आ गया। तो ये करेक्ट होगी, फॉर्मूला बना दी 1 माइनस अल्फा C2। और यहां पर क्या बचेगा, ये 20 आया मेरे पास, ओवरऑल 3 जुड़ के एक बन गया था, 20 आया। इसको मैं डायरेक्ट निकालना चाहूं तो कैसे, C2 अल्फा इंटू एन, C2 अल्फा इंटू एन क्या किया, C2 कितना था 300, अल्फा कितना था 20%, परसेंटेज को नीचे करेंगे तो डिवाइडेड बाई 100, और कितने जुड़ रहे हैं 3, तो ये 3 पे चला गया, 3 से ये 3 कट गया, 1, तो ओवरऑल कितना आ गया, ये 20 बचेगा, 1 इंटू 20, तो ओवरऑल 20 आंसर आ गया। तो ये इस तरीके से हम लिखते हैं बच्चे कि जो कंसंट्रेशन बच जाती है, अल्फा एसोसिएट हो जाता है तो C2 अल्फा बाई n लिख देते हैं, और लेफ्ट की जो अनडिसोसिएटेड या अनएसोसिएटेड होता है वो 1 माइनस अल्फा इंटू C2 होता है। अब हम इसको लिखते हैं और इसको ड्राइव करते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे जनरली 2 इक्विलिब्रियम रिएक्शंस एग्जिस्ट करेंगे, एक ये हमारे पास 2 इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन ला किया, दूसरा ये केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन आ जाएगी कि कुछ मॉलिक्यूल यहाँ से इसमें एसोसिएट हो गए हैं। लेट सोल्यूट X बी रिमेन इन normal molecular state in phase 1 while n molecules will associate, n molecules of X, of solute X will associate and form Xn in phase 2, and let alpha be the degree of association in phase 2, then 2 equilibrium will exist। कौन कौन से, फर्स्ट क्या हो गया A, यानी कि X की कंसंट्रेशन, X की ये किस में है, फेज 1 में, और ये किस में है, फेज 2 में। लेकिन जो फेज 2 के अंदर बच्चे ये याद रखना, यहां पे तो C1 है, यहां पे ये क्या हो गया, अनएसोसिएटेड, ये कंसंट्रेशन है अनएसोसिएटेड, ये टोटल C2 नहीं है, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम में जो जुड़ गया उसके साथ इसका इक्विलिब्रियम थोड़ा ना, इसका तो नॉर्मल इसी के साथ है ना, क्योंकि देखो हमने बोला था कि जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन ला, नर्स डिस्ट्रीब्यूशन ला या डिस्ट्रीब्यूशन ला बोला है, इसके लिए दोनों के अंदर उसकी सेम स्टेट रहनी चाहिए थी। तो यहां पर C1 नॉर्मल स्टेट है, यहां पे जो 1 माइनस अल्फा C2 ये नॉर्मल स्टेट में है, ये तो एसोसिएट, कुछ परसेंट एसोसिएट हो गए, तो ये स्टेट का नहीं, इसका रेशियो, इसका अनडिसोसिएट, इसका नॉर्मल का और इसका जो अनएसोसिएटेड, इसकी रेशियो फिक्स है, तो यहां पे अनएसोसिएटेड की वैल्यू आएगी। फिर सेकेंड इक्विलिब्रियम क्या आएगा, XNX इक्विलिब्रियम XN, ये किस में है, इन फेज 2 के अंदर, यहां पर इसकी एक वैल्यू क्या है, अब यहां पे लिखें दिस इज इक्वल्स टू C2 अल्फा अपॉन n, और यहां पे क्या है 1 माइनस अल्फा इंटू C2, ये डायरेक्ट लिख देंगे क्या। अब यही चीज हमने ड्राइव करके लिखी, तो अब इसको बार बार ड्राइव नहीं, इसको समझा था तो हम लिखेंगे ये 2 इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट A एंड B इफ alpha be the degree of association, then number of associated molecules या नंबर की जगह कंसंट्रेशन ऑफ associated molecules in phase 2 that is Xn is equals to कितना है, ये कितना हो जाएगा C2 अल्फा बाई n। अब क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ या
concentration of unassociated solute in phase 2 वो कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू C2 चाहिए ऐसा। यही चीज जो हमने जो लिखा है यही चीज हमने अब अलग अलग लाइन में बोला है। अब हम लगा देंगे अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ टू इक्विलिब्रियम ए, या ए इक्विलिब्रियम के ऊपर जो ए इक्विलिब्रियम हमने लिखा है दिस इज ए, तो अब यहां से क्या आएगा, क्या लिखा था, इसको क्या मीनिंग है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन फेज 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अनएसोसिएटेड सोल्यूट इन फेज 2। तो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, दिस इज इक्वल्स टू क्या, C1 अपॉन C2 या 1 माइनस अल्फा C2, दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट K, इसको मैंने K मान दिया तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, और ये हमने बोलते हैं दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो इसको मैं एक इक्वेशन बोल देता हूं, दिस इज इक्वेशन 1, अभी फिलहाल इक्वेशन 1, ये इस इक्विलिब्रियम से आया। सेकेंड, लेकिन ये कुछ टूट के हमारे पास इसमें भी दे रहा था, नाउ अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अब हम क्या करेगा, ये इसमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम सेकेंड बी के अंदर, तो यहां से क्या होगा, NX विल गिव क्या XN। तो अब क्या लिखेगा, हमें पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ एसोसिएटेड, ये कौन सा था एसोसिएटेड, ये कैसा था अनएसोसिएटेड, तो हमें भी क्या पता होता है कि जब मैं केमिकल इक्विलिब्रियम लगाता हूं तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो क्या होती है, कांस्टेंट। तो यहां पर एक लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बोल देता है, टू इक्विलिब्रियम बी भी बोल सकते थे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम बी। तो क्या हो गया, वी नो, हमें पता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोलता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट ये कांस्टेंट के इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अब हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, तो हम इसी को कंसंट्रेशन क्या है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, किसके इक्वल आ जाएगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी, ये C2 अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू क्या है, C2 अल्फा अपॉन N अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू C2, दिस इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसको मैंने बोल दिया K1 से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, C2 अल्फा अपॉन N 1 माइनस अल्फा इंटू C2, दिस इज इक्वल्स टू K1। सेकेंड देखो बच्चे, अब जो ये कंसंट्रेशन थी ये 1 माइनस अल्फा C2 तो था यहां पर, लेकिन इसकी पावर यहां पे देखो हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर इस तरीके से अगर मैं फॉर्मूले में लिखता दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाता, तो ये XN की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय X की पावर N, इसकी जो कंसंट्रेशन है दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये होना था बच्चे, दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये वाला, ये ऐसा लिखते हैं कि कंसंट्रेशन इसकी प्रोडक्ट की, अब इसके जो नंबर ऑफ मोल्स आगे वो पावर में चले जाते हैं, इसका मतलब यहां पर इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी, 1 माइनस अल्फा C2 था, लेकिन इसके आगे क्या लिखा हुआ है N, तो यहां पर इसकी जो पावर आती है वो कितनी हो जाती है, N पावर, दिस इज पावर N रेज हो जाता है, यहां पर ये N की पावर राइज है, तो यहां पर C2 अल्फा ऑन N इसकी XN की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये कंसंट्रेशन ऑफ XN, और ये क्या थी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या था NX, यानी कि NX की पावर X, ये इस तरीके से इसकी जो पावर है कंसंट्रेशन ये 1 माइनस अल्फा C2 था, इस तरीके से हम दिखा देते हैं। तो यहां से अब हमारे पास क्या आएगा, इसकी पावर कितनी चली गई, यहां पर इसकी पावर चली गई हमारे पास N, ऐसा। अब यहां से हमें एक चीज पता चलिए कि ये NB कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, अगर इस कांस्टेंट को मैं इस साइड लेके जाऊं तो कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई होगा, दिस इज इक्वल्स टू K1, ये कांस्टेंट K1 N1 इंटू K, क्या फिर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो इसको N को यहां से हटा दें हम, यहां पे ये N नीचे आया था, तो अगर मैं इसको K1 से मल्टीप्लाई करूं तो दोबारा से कांस्टेंट, तो क्या बचेगा C2 अल्फा 1 माइनस अल्फा C2 की पावर N, दिस इज इक्वल्स टू K1 इंटू N, दिस इज अगेन कांस्टेंट, तो इसको मैंने फिर दोबारा से कांस्टेंट बोल दिया, दिस इज इक्वल्स टू K2। अब हम लिख सकते हैं टेकिंग nth रूट
ऑन टेकिंग nth रूट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर n, अगर मैं nth रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा n अंडर रूट C2 अल्फा, ये अंडर रूट ऐसा आ जाता है n, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा C2, दिस इज इक्वल्स टू, इसका भी रूट लूंगा तो ये फिर कांस्टेंट है K2 ही मान दिया, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कांस्टेंट लिख के उस कांस्टेंट को K2 बोला है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, एंड नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट क्या हो गया, देखो C1 अपॉन 1 माइनस अल्फा C2 डिवाइडेड बाय, तो हमारे पास ओवरऑल क्या बचेगा C1 अपॉन 1 माइनस अल्फा C2, फिर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये इंटू n C2 अल्फा, ये अंडर रूट के अंदर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा C2, दिस इज इक्वल्स टू K1 अपॉन K1 अपॉन K2, या इसको आप K3 बोलना चाहते हैं, यहाँ पे nth रूट के बाद K3, तो उससे 1 अपॉन K3 ओके, ये फिर दोबारा क्या हो जाता है कांस्टेंट, तो यहां से 1 माइनस अल्फा C2 कट जाता और हमारे पास क्या था C1 अपॉन n अंडर रूट C2 अल्फा इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को आप K बोल सकते हो, चाहे कोई भी आप सिंबल दे सकते थे, तो दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया क्या, नर्स्ट मॉडिफाइड नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जब एक सोल्यूट किसी भी एक सोल्वेंट में क्या हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है, और यहाँ पे अल्फा डिग्री ऑफ क्या था, एसोसिएशन, अगर ये 100% हो जाएगा, इन केस ऑफ 100%, इफ अल्फा इज 100%, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, C1 अपॉन अंडर रूट n अंडर रूट C2, दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन फेज 1, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन फेज 2। बच्चे ये इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाता है, व्हेन सोल्यूट अंडरगो रिएक्शन विद वन सोल्वेंट, कि जब एक सोल्वेंट के साथ जो हमारा सोल्यूट है वो किसके अंदर पार्टिसिपेट करे, केमिकल रिएक्शन, या हम लिख सकते हैं व्हेन सोल्यूट कंबाइन विद, या व्हेन सोल्यूट कंबाइन विद वन सोल्वेंट, ऐसा। तो उस टाइम पे कैसे, तो देखो इसको कैसे दिखाया हम लोगों ने कि ये फेज 1 और फेज 2, दिस इज फेज 1, दिस इज फेज 2, तो यहां पर ये सोल्वेंट X ही था हमारे पास, तो इसकी कंसंट्रेशन हमने बोल दी C1। अभी तक हम टोटल C2 लेके चल रहे थे, लेकिन इस केस में हमने ऐसा बोल दिया कि जो ये X था बच्चे यहां पर, दिस इज जो X था यहां पर, ये X, इसने NS मोलिक्यूल्स के साथ सोल्वेंट के साथ कंबाइन करके क्या बना लिया, XNS, ऐसा सोल्वेंट। और अब यहां पे बोल देते कि अब यहां पे टोटल C2 नहीं ले रहे, हम बोल रहे हैं कि इसकी कुछ कंसंट्रेशन आनी थी यहां पर, अब उसके अंदर से इसके अंदर जो कंसंट्रेशन थी, मान लिया कि उसको जो कंसंट्रेशन C2 नहीं है, अब कह रहा है कि जो यहाँ पे टोटल कंसंट्रेशन होनी थी उसके अंदर से कुछ इसने इसके साथ पार्टिसिपेट कर लिया और ये बना लिया, तो जो यहाँ पे जो लेफ्ट बच गए अनरिएक्टेड, इसकी कंसंट्रेशन C2, यानी कि C2 इज द कंसंट्रेशन ऑफ अनरिएक्टेड क्या सोल्वेंट, अनरिएक्टेड सोल्यूट, सोल्यूट अनरिएक्टेड। अभी तक हम टोटल C2 मान के चल रहे थे, लेकिन अभी इस केस में हमने टोटल नहीं मानी C2, हमने वैल्यू फिक्स कर दी कि इसके अंदर C2 बचे हुए जो पार्टिसिपेट नहीं किया, अगर इसकी कंसंट्रेशन सोल्वेंट की Cc थी या Cs लिख दिया सोल्वेंट की, और जो प्रोडक्ट बन गया उसकी कंसंट्रेशन हमने लिख दिया C और C, कंपाउंड जो बन गया हमारे पास। देखो हमने क्या बोला कि C1 जो कंसंट्रेशन है वो क्या है फेज 1 में, और जो अनरिएक्टेड है सोल्यूट उसकी जो कंसंट्रेशन है फेज 2 में वो कितनी है C2, सोल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है Cs, और जो कंपाउंड बन गया कंपाउंड मॉलिक्यूल्स तो ये क्या है C। तो अब यहां पे हम लिख सकते हैं कि लेट C1 be the concentration of solute in phase 1 and concentration of unreacted solute in phase 2
इन फेज 2 दिस इक्वल्स टू C2। एंड फिर क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट इन फेज 2 की इसके अंदर सोलवेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, CS। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड इन फेज 2 दिस इज इक्वल्स टू CC। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। एंड नाउ टू इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट, टू इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट। ए कौन सा है कि यहां पर X फेज 1 और X फेज 2, और यहां पे कंसंट्रेशन कितनी C1 और यहां पर कितनी है उसकी कंसंट्रेशन C2। अब ये नॉर्मल ऐसा हो जाएगा। और सेकेंड इक्विलिब्रियम क्या होगा, X प्लस NS इट विल फॉर्म X डॉट NS। तो यहां पर बच्चे हमारे पास आएगा तो जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है CC, यहां पर कितनी हो गई CS की पावर N चली जाएगी। तो अब यहां पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है CS, वो तो हम बाद में लिखेंगे फॉर्मूले में, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है C2। तो देयरफॉर नाउ वी अप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ टू इक्विलिब्रियम A। इस इक्विलिब्रियम A पे डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ लगेगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि एक ही सॉल्वेंट के अंदर है, ये अलग अलग सॉल्वेंट में था। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन फेज 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन फेज 2। कितना आ गया बच्चे, तो ये अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो मेरे पास डायरेक्ट क्या आ गया, इस कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट करो तो C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू K। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, दिस इज इक्वेशन 1। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम B, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम था, यहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम पे अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा यहां से। तो अब हम लिखेंगे क्या, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिस इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या आ गई C, ये आ गई C, तो यहां से क्या आ गया CC डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की क्या हो गई, यहां पे दो थे रिएक्टेंट C2 इनटू में दूसरा क्या हो गया NS, तो इसकी कंसंट्रेशन CS थी लेकिन इसकी आगे क्या N मोल है, तो ये क्या हो गया CS की पावर N, दिस इज कांस्टेंट हमने K1 बोल दिया बच्चे। बट अब देखो क्या हुआ कि जो हमारा सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट है ये कैसा था, जो हमारा सॉल्यूशन था वो डाइल्यूट सॉल्यूशन लेके चलते हैं। अब हम बोल देंगे कि एज द solution is dilute, so the concentration of solvent इज कांस्टेंट, ये बोल सकता हूं क्योंकि अरे जितना पहले था उतना ही बाद में लिया, उससे कोई फर्क नहीं आया ना। पहले अगर बोल दिया कि 1,00,000 लीटर वाटर था, उसके अंदर कुछ 1 ग्राम आपने NaCl डाल दिया, तो 1 ग्राम NaCl डालने से उसकी जो कंसंट्रेशन थी सॉल्वेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। अगर वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की हम बात करते हैं, अगर डाइल्यूट वेरी वेरी डाइल्यूट है तो कांस्टेंट है। तो इस वाली टर्म को मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो K1 इंटू CSN क्या आ जाएगा, देयरफॉर सॉल्वेंट कांस्टेंट में क्या लिखता हूं, देयरफॉर CC डिवाइडेड बाई C2 इक्वल्स टू K1 इंटू CS की पावर N, और इसको मैं टोटल कांस्टेंट बोल सकता हूं K2। अब यहां से क्या करूंगा, अब ये इक्वेशन बन गई ऐसी, नाउ एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अगर मैं बोथ साइड 1 ऐड कर दें, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा 1 प्लस C2 दिस इक्वल्स टू 1 प्लस K2। तो यहां से क्या आएगा C2 प्लस CC डिवाइडेड बाई C2 दिस इक्वल्स टू 1 प्लस K2, ऐसा इसको बोल सकते हैं इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो इक्वेशन 1 को हमने डिवाइड कर दिया C1 अपॉन C2 डिवाइडेड बाय C2 प्लस CC डिवाइडेड बाय C2, तो C2 से तो ये C2 कैंसिल ही हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू क्या आएगा K, ऊपर से क्या है K अपॉन 1 प्लस K2, तो यहां से क्या बचेगा, दिस इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 प्लस CC, और यहां से
K अपॉन 1 प्लस K2, इसको आप दोबारा से आप क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू K3, या आप यहीं पर इसको 1 प्लस K2, अगर ये वैल्यू ज्यादा होती है तो इसको K3 लिख देते, तो ये K प्लस K3 इक्वल्स टू ये ओवरऑल, अब ये इसको मैं कांस्टेंट लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल्स टू K3, तो दिस इक्वल्स टू K3, ये ऐसा। तो ओवरऑल C2 क्या थी, देखो ये थी रिएक्टेड की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड, ये थी कंसंट्रेशन ऑफ अनरिएक्टेड। तो यहां पे अगर टोटल कंसंट्रेशन की बात करते हैं इस केस में, तो जो टोटल कंसंट्रेशन आती यहां पर वो क्या आती, C2 प्लस C कंसंट्रेशन आती है, ये कंसंट्रेशन होती है टोटल, जो अभी तक हम C2 बोलते तब C2 नहीं है ये। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, हमारे पास रेशियो आ गया क्या, कि अगर मेरा एक सोल्यूट कंबाइन करेगा किसी भी एक सोलवेंट के साथ या उसके साथ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो दो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेंगे, कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाला और दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम वाला। ये हम लोगों ने अपने आप कंसंट्रेशन उसकी मानी है कि C2 CS और CC, और अब हम दोनों के ऊपर जब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, डिवाइड करेंगे तो C1 अपॉन C2 प्लस CC इक्वल्स टू K3, यह कॉन्स्टेंट है। तो ये हमारे पास था, और यहाँ पे ये क्या है, ये टोटल कंसंट्रेशन C2 प्लस C3 के, दिस इज द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ, ये क्या थी, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन किसके अंदर, फेज 2, ये आता है बच्चे हमारे पास।